हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 7th का पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हम पादपों में पोषण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, स्वपोषी विषम पोषी जीवों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पदार्थ हैं जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन, अपना खाना खुद बना पाते हैं, आखिर क्या वजह है कि हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, पेड़ पौधे बना लेते हैं, और ये भी जानेंगे कि हमें पेड़ पौधों की जरूरत क्यों होती है, कैसे वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं इस पाठ को और पढ़ते हैं प्यार से। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये बेटा वीडियो जो है आपका ऊपर टाइटल में भी दिख रहा होगा कॉर्नर पे, जिसमें लिखा हुआ है वन शॉट, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 1, पादपों में पोषण, जिसमें सिंपल सी चीजों से शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे पहले पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। पोषण क्या है? पोषण बेटा एक विधि होती है जिसके द्वारा कोई भी शरीर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाता है, उससे अपने शरीर का यानी अपना खुद का वृद्धि और विकास करता है। अगर बेटा हम अच्छी तरीके से खाना ना खाएं तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास जो है बेटा रुक जाता है। यही वजह होती है कि मम्मी हमें प्रेशराइज करती रहती है, बेटा ये भी खा, तू वो भी खा, ये क्यों नहीं खा रहा, इतना क्यों नहीं खा रहा, अभी क्यों नहीं खाया, बाद में कैसे खाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपने अपने डे टू डे लाइफ में नोटिस की होगी कि आपके मम्मी, आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं आपको खाने के लिए बहुत प्रेशराइज करते रहते हैं। क्यों? आपको जो चीज पसंद नहीं होती वो भी खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आपका पोषण उससे अच्छा हो जाता है, यानी आपके शरीर में हर एक उस तत्व की कमी पूरी हो जाती है जिससे आपके शरीर का वृद्धि और विकास होता है। यानी अगर हमारे शरीर में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में ना पहुंचे तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाएगा, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी और हमारा शरीर छोटा रह जाएगा, नाटा रह जाएगा या फिर पतला दुबला रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का अच्छा विकास हो, अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए, मसल्स अच्छे मोटे मोटे होने चाहिए, मतलब मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर ऐसा होना चाहिए तो बस खाना शुरू कर दो, अच्छा भोजन खाओगे, अच्छा शरीर बनेगा। अभी मैंने इतनी सारी बातों में एक वर्ड बोला, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? वो तत्व जो हमारा पोषण करते हैं बेटा, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों में क्या क्या होते हैं मुख्य रूप से? तो वो आता है बेटा हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। ये भोजन के संघटक हैं और यही वो घटक है बेटा जो हमारा पोषण करते हैं, यानी पोषक तत्व। यही सब है पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व अगर हमारे शरीर तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारा पोषण नहीं हो पाता है। अगर हमारे शरीर में बेटा कार्बोहाइड्रेट ना जाए या फिर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। आप कोई भी जब काम करोगे ना तो आपको लेजीनेस लगेगा, मन करेगा बस पड़े रहें, सोते रहें, ऐसी फीलिंग आती रहेगी। उसके बाद अगर मान लो प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर आपका दुबला पतला हो जाएगा बेटा। शरीर के अंदर जो है वो मसल्स नहीं होंगे, यानी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाएंगी। आपके शरीर में ऊर्जा तो होगी, काम करने का मन करेगा, लेकिन शरीर के अंदर जो है काम करने के लिए जो मसल्स यानी कि जो आपके मांसपेशियों में ताकत चाहिए वो नहीं होगी, जिससे क्या होगा, आप काम करने के इच्छुक होगे, काम करना चाहोगे, लेकिन आपके शरीर में दर्द जल्दी हो जाएगा। वसा हमारे शरीर के अंदर जो है वो संग्रहित होती है, इकट्ठी रहती है बेटा, यानी एक जगह जमा हो जाती है हमारे शरीर में। स्पेशली जब आप कुर्सियों पर बैठते हैं, डेस्क पर बैठते हो तो पेट बाहर आ जाता है बेटा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। जैसे आसपास में आपने देखा होगा जो चेयर पर बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं बेटा, उनकी पेट बाहर आ जाते हैं, उनकी जो बगल से साइड से जो फैट होता है, मसल्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वही होता है बेटा वसा, जो शरीर के अंदर इकट्ठा होता रहता है जब अगर हम काम अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। तो वो वसा भी बहुत जरूरी है, जिससे कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो वो वसा बेटा टूटता है और उससे आपको ऊर्जा मिल जाता है। उसके बाद है विटामिन, जिससे हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। अगर आपने सुना हो तो विटामिन ए, बी, सी, डी, इन सब के अपने अपने जो हैं हमारे शरीर के अंदर रोल होते हैं, काम होते हैं बेटा, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। विटामिन ए से हमारी आंखें स्वस्थ रहती है, विटामिन बी से हमारे शरीर के अंदर जो है बेटा खून का प्रवाह अच्छा रहता है, विटामिन सी से आपके दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं बेटा। तो ऐसे ही और भी विटामिन है जिनकी हमें जरूरत होती है। साथ ही होते हैं खनिज लवण, जैसे कि आपके शरीर के अंदर सोडियम की जरूरत है, आपके शरीर के अंदर बेटा कॉपर की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, जिससे खून बनता है। इन सब की मात्रा बहुत कम चाहिए, मतलब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए,
विटामिन और खनिज ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं बेटा पोषक। चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारे शरीर के अंदर इनका क्या रोल है और हम अपना ये चीज जो है कैसे पूरा कर लेते हैं। खाना खाकर, ठूस कर, खाना ठूस कर खाओ भाई ये, लेकिन रात में कम खाना खाना चाहिए। रात में हमेशा हमें कम खाना खाना चाहिए। जितनी हमारी डाइट है उसको थोड़ा रात में लिमिटेड करना चाहिए। क्यों? जिससे कि हमारी बेटा नींद अच्छी आए। खाना अगर रात में आप कम खाते हो तो दूसरी जो प्रॉब्लम्स है स्टमक से रिलेटेड वो नहीं होती हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्या सभी जीवों को खाने की जरूरत होती है? यस। अगर आप बात करो एक छोटे से जीव की, चींटी की, क्या वो खाना नहीं खाती? खाती है बेटा। आपने देखा होगा आपके घर में गर्मी के दिनों में रोटियों पे चींटियां लग जाती हैं। वो चींटियां उसको कुतरना शुरू कर देती हैं और आपने देखा होगा रोटियों में गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे और भी चीजों को वो कुतरते हैं। चीनी आप अगर रख दो, चीनी का दाना, उसमें देखना चीनी के दाने पे झुंड लग जाती है चींटियों की। वो उसे खाने लग जाते हैं और उठाकर भागने लग जाते हैं अपने घर की तरफ, जहां पर भी उनका घर होता है, उन्होंने बनाया होता है, यानी कि छेद, जिन छेदों में वो रहते हैं बेटा। तो उन्हें भी पोषक तत्व तो चाहिए। अगर आप बात करो एक शेर की, तो बेटा उसे भी पोषक तत्व चाहिए। वो बात अलग है, शेर जो है वो पत्ते नहीं खाता, शेर चपाती नहीं खाता, शेर जो है मांस खाता है। तो सभी को कहीं ना कहीं पोषक तत्व चाहिए। अब पोषक तत्वों के आधार पर हमने जीवों के 3 वर्गीकरण पढ़े थे, जो हमने क्लास 6 में पहले चैप्टर में पढ़ा था बेटा। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? स्वपोषी, विषमपोषी के क्लासिफिकेशन में आते हैं वो तीनों। और वो आते हैं बेटा कौन कौन से? वो आते हैं जनरली मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। वैसे वो विषमपोषी में आते हैं, स्वपोषी में नहीं आते। स्वपोषी में ना तो सर्वाहारी आता है, ना मांसाहारी आता है और ना ही बेटा शाकाहारी आता है। ये सब अपने आप में विषमपोषी के भाग होते हैं। विषमपोषी के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए शाकाहारी क्या था? जो शाक खाते हैं बेटा, यानी कि कंदमूल, सब्जियां, फल या फिर पत्ते इत्यादि खाते हैं, जो यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें खाते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो मीट मांस भी खा लेते हैं और फल वाली जो चीजें होती हैं, सब्जियां इत्यादि होती हैं, और या फिर आप कह सकते हो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होती चीजें, उन्हें भी खा लेते हैं। उसके बाद होते हैं बेटा हमारे मांसाहारी, जैसे कि हमारा शेर। अब शेर क्या खाता है? मांस खाता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। तो ये सभी जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। क्या पेड़ पौधों को कभी आपने खाना खाते हुए देखा है? ऑफ कोर्स आपने पेड़ पौधों को खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। मैंने भी नहीं देखा भाई, क्योंकि वो खाना खाते कहाँ हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब मैं खाता हूं तो मुझे खाते हुए आप देख सकते हो, आप खाओगे तो मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन क्या पेड़ पौधों को कभी खाना खाते हुए देखा है? नहीं। पेड़ पौधों की जड़ों में आप बेशक पानी डालते हो, लेकिन उनको खाना खाते हुए, बनाते हुए देखा नहीं है हमने। तो आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि सभी जीव, चाहे आपके छोटे से छोटे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, वो सभी के सभी जीव पोषण की जरूरत रखते हैं। पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे आप कह सकते हो जीवित प्राणियों में आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और ऐसे जीवों को या ऐसे पौधों को बेटा हम कहते हैं स्वपोषी। परंतु अगर हम बात करें मानव की या फिर अन्य प्राणियों की, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसीलिए उन्हें कहते हैं बेटा विषमपोषी। वे पादपों से अपना भोजन लेते हैं। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? शेर तो पौधों से अपना भोजन नहीं लेता। लेता है। शेर घास नहीं खाता, शेर पत्ते नहीं खाता, शेर फल नहीं खाता, मानता हूं मैं। पर आप कैसे कह सकते हो कि शेर पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं करता? करता है। देखो शेर क्या खाता है? हिरन को खा लेता है, गाय को खा लेता है, बकरी को खा लेता है, सबको खा जाता है वो, हमें भी खा लेगा, है ना, अगर अकेले मिल जाए मुझे तो इन सभी को खा लेता है, लेकिन पेड़ पौधे को नहीं खाता है, पत्तों को नहीं पचा सकता है, लेकिन फिर भी वो पेड़ पौधों को खाता है। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात, मैंने या फिर जेब्रा ने या फिर गाय ने या फिर हिरन ने, बकरी ने बेटा पौधे खाए। जैसे मैंने सब्जियां खाई तो पौधों से प्राप्त हुआ। अगर हम गाय की बात करें बेटा तो वो पत्ते खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल इत्यादि भी खा लेते हैं। तो वो सब, ये सब चीजें खा रहे हैं और उनको खा जाता है शेर। तो सीधे तौर पर वो शेर जो है ना, वो पत्तों को नहीं खा रहा है, सीधे तौर पर वो पौधों को नहीं खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पौधों पर ही निर्भर है। क्या हो अगर सारे पौधे, पेड़ पौधे जो है जितने भी आपके आसपास में दिखाई देते, खत्म हो जाएंगे? क्या लगता है शेर टिक पाएगा? कहोगे अरे शेर को क्या जरूरत है पेड़ पौधों की? जरूरत है ना, अभी बताया ना मैंने आपको। मैंने कहा कि सारे के सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो क्या लगता है बकरियां रह पाएंगी? नहीं, बकरियों को पोषक तत्व नहीं मिलेगा, मर जाएंगी। गाय भैंस जेब्रा सब मर जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। अब शेर बेचारा क्या खाएगा? शेर को भी तो हम रहेंगे तभी तो हमें खाएगा वो, हम मतलब बाकी के जो प्राणी हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, चाहे सीधे तौर पर चाहे टेढ़े मेढ़े तौर पर, सभी को पेड़ पौधों की जरूरत है। यानी हम कह सकते हैं सभी प्राणियों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? पेड़ पौधे, सभी प्राणियों के लिए। ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हमें आसपास में दिखाई देते हैं, जीव जंतु दिखाई देते हैं, उन सभी के लिए एकमात्र स्रोत है पेड़ पौधे। तो वही कह रहा है क्या कि जो पादप होते हैं या फिर पादप के आहार होते हैं, उनको जो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं वो खा लेते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर या फिर परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी कि उल्टे तौर पर कह सकते हो, इनडायरेक्ट तरीके से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। अब बेचारा बूझो है, वो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। हम तो भैया हमने नोटिस किया, हम क्या करते हैं, मार्केट से सामान खरीदते हैं, किचन में पहुंचाते हैं, मम्मी खाना बनाती हैं या फिर कभी कभी पापा भी बना लेते हैं, या फिर आपको भी बहुत कुछ आता होगा बनाने के लिए, बना लेते हैं और खा लेते हैं। कितना आसान है। लेकिन बूझो के दिल में सवाल उठता है कि पौधे आखिर अपना पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने आपने तो खाकर ले लिया, लेकिन पौधे कैसे? तो वो बूझो जानना चाहता है। ऐसे बेटा अगर आपके दिल में भी कोई सवाल उठता है ऐसा ही, तो आप लोग भी मुझसे पूछ सकते हो बूझो की तरह, जिससे कि मुझे भी आप लोगों को समझाने में अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों की लाइव क्लास लूंगा और उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब हम बात करेंगे पादपों में पोषण की विधि के बारे में। पादपों में पोषण की विधि, पौधों को बेटा अपना भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, प्रकाश की जो रोशनी है या किरण है उसकी आवश्यकता होती है बेटा। साथ ही उन्हें आवश्यकता होती है हरित लवक की, यानी कि क्लोरोफिल की, जो उनके पत्तों में पाया जाता है। यही वजह है, ध्यान से सुनना मेरे आंसर को, क्योंकि आगे ये प्रश्न पूछा गया है। यही वजह है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, हम जीव जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। आपको कि सर किचन में बनाते तो हैं, खुद बनाने का मतलब कि जैसे पेड़ पौधे बेटा सब्जियां भी खुद बना लेते हैं, अपना खाना एक ही जगह खड़े खड़े जो है जड़ों के द्वारा बनाते रहते हैं और जड़ों से अवशोषित करते रहते हैं, या फिर जो भी वो करते हैं सब कर लेते हैं। पर हमें किचन में लाना पड़ता है, कच्चे पदार्थों को पकाना पड़ता है, तब खाना पड़ता है। ऐसा होता है ना प्रोसेस। हम खुद तो नहीं बना पाते, यानी कि क्या हम सब्जियां घर में खुद बना लेंगे बिना कच्ची सब्जी बाहर से लाए? नहीं बना सकते। तो वही कह रहे हैं क्या कि पेड़ पौधे बना लेते हैं, तो उनको इन सभी चीजों की जरूरत है। जल चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यही वजह होती है बेटा कि अगर आप पेड़ पौधों को जल नहीं देते हो, जैसे मान लो मैं पेड़ पौधों में जल डालना भूल गया, या फिर आपके पास अगर गमला हो उसमें अगर आप 3 दिन तक पानी ना डालो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका पौधा है वो मुरझाने लगता है। फिर अगर 1 हफ्ते तक ना डालो तो उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। फिर अगर और ना डालो 1 हफ्ते तक, वो पौधा मर जाता है, सूख जाता है। फिर उसमें कितना भी पानी डाल लोगे तो वो फिर बड़ा नहीं होगा। हाँ, मुरझाया है तब पानी डालोगे तो बड़ा भी होगा, वृद्धि और विकास भी करेगा, क्योंकि तब तक उनके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल है, उनके पास पत्ते हैं जिनसे वो खाना बनाएगा। तो यही सब कुछ जानेंगे हम कि खाना कौन बनाता है पौधों के अंदर, पौधों के अंदर जो कच्चे पदार्थ है वो कहां से प्राप्त होते हैं, वो सब कुछ अब हम समझेंगे। तो ये सब कच्चे पदार्थ है जो पौधों को चाहिए। क्या क्या चाहिए बच्चों? हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए आपसे। जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज लवण चाहिए बेटा, प्रकाश की रोशनी या किरण चाहिए, साथ ही बेटा उनको चाहिए होता है क्लोरोफिल, जो उनके पत्तों में पाया जाता है। तो वही कह रहा है क्या, इनके द्वारा वो अपना भोजन बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो कह रहा है क्या कि पोषक पदार्थ सभी जीवों को उनके शरीर की संरचना प्रदान करने में, वृद्धि विकास करने में, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव में उनको समर्थ बनाते हैं। यानी अगर हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी बेटा, तो हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ चोट लग गया, कट लग गया, खून निकल रहा है, मैं क्या करूंगा, उसको साफ कर लूंगा, बैंडेज लगा लूंगा और नोटिस करूंगा मैं अगर दवाई ना भी खाऊं, कोई मैंने घाव सूखने की दवाई नहीं खाई, मेरे को थोड़ा सा खरोच लगा था, खून निकला, मैंने बैंडेज लगा दिया उसके ऊपर जिससे कि उसके ऊपर धूल मिट्टी ना जाए, बस इसलिए। लेकिन आप नोटिस करोगे कि 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर उसको ठीक करने के लिए पोषक तत्व पहले से है। अगर वही पोषक तत्व आपके शरीर में ना हो बेटा, तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट हो उसकी मरम्मत खुद हो ही ना पाए। तो इसका काम भी पोषक तत्व ही करते हैं। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए जो हमारे पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी प्रदान करते हैं। जैसे मैं बोल पा रहा हूं बेटा, अब लगातार मैं बोले जा रहा हूं, क्लास अभी तो शुरुआत हुई है, क्लास और भी लंबी चलेगी। तो इस क्लास को जब मैं पूरा करूंगा तो उसके लिए मुझे ना लगातार ऊर्जा की आवश्यकता है, जिससे मैं बोल सकूं, अपने फेफड़ों से ताकत लगा सकूं बोलने के लिए। अब वो ऊर्जा कहां से मिलती है मुझे?
या आप सुन पा रहे हो तो सुनने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। कहाँ से मिलती है हमें? वो मिलती है बेटा भोजन से। यही वजह होती है कि हमारी मम्मियाँ हमारे भोजन के पीछे पड़ी होती हैं कि ये खा ले, वो खा ले, ये तुझे खाना चाहिए, तो कभी मना ना करें। जो चीज़ हमारी मम्मी देती हैं, पसंद नहीं है थोड़ा खाओ लेकिन खाओ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की उस विधि के बारे में जिसको हम पोषण कहते हैं। यानी कि जब सजीव, यानी सजीव क्या होते हैं? जो जीवित प्राणी होते हैं, जैसे मैं, आप, कुत्ता, बिल्ली, आसपास के जीव जंतु सभी जीवित प्राणी हैं। मैंने कहा आलमारी, मैंने कहा स्टूल, मैंने कहा कुर्सी, मैंने कहा बैग, मैंने कहा ये पेन, ये सब के सब बेटा क्या है? निर्जीव है, इनके अंदर जान नहीं है, इसलिए इनको पोषक तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं। आपका फोन क्या कभी आपसे खाना मांगता है? नहीं। वो बात अलग है कि उसे भी ऊर्जा की जरूरत है, जिसके लिए आप उसमें बैटरी डालते हैं, जिसके लिए उसे आपको चार्ज करना पड़ता है क्योंकि वो काम कर रहा है। अब जैसे ये पेन है, ये बेटा मेरे से कभी भी कोई खाना नहीं मांगेगा, लेकिन इसकी रिफिल जब खत्म हो जाएगी तो मुझे रिफिल भरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें दिखती हैं लेकिन सभी जीवित नहीं है। जो जीवित है उन्हीं को पोषण तत्व चाहिए, यानी पोषक तत्वों की मात्रा उन्हीं को चाहिए। तो कहते हैं क्या कि सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने, उसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। कोई पोषण की परिभाषा पूछे बेटा आपसे तो आप ये बता सकते हो। अब आता है कि पोषण की क्या सभी में विधियां एक जैसी हैं? मतलब मैं जिस तरीके से खाता हूं क्या पौधे भी उसी तरीके से खाते हैं? क्या बाकी के जीव जंतु भी उसी तरीके से खाते हैं? देखिए हमने ये तो कह दिया था कि भोजन के आधार पर हमने जीवों को 3 वर्गों में डाला था, बांटा था। एक हमने कहा था कि शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त चीजें खाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा सर्वाहारी होते हैं जो पेड़ पौधों वाली चीजें भी खा लेते हैं, मांस वाली चीजें भी खा लेते हैं। तीसरा हमने कहा कि मांसाहारी होते हैं। ये तीनों के तीनों जो मैंने अलग अलग नाम बोले बेटा, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब भोजन के आधार पर जीवों के वर्गीकरण हैं। लेकिन पोषण के आधार पर कहें तो कहता है पोषण के आधार पर अगर हम कहें तो जो जीव अपना भोजन खुद बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। यानी पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव बेटा अपना भोजन खुद बना सकता है। कोई भी जीव, चाहे मान लो मैंने कहा कि मैं ही अगर बना पाता हूं, हालांकि मैं सक्षम नहीं हूं। हम जीवित प्राणी में से सिर्फ पेड़ पौधे ही वो जीव हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो वही कह रहा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। संश्लेषित एक इंग्लिश वर्ड है बेटा, उसका हिंदी मीनिंग होता है बनाना। ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी जीव, यानी कि उनमें सिर्फ आते हैं पौधे, हम लोग नहीं आते। अब कहते हैं क्या कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बेटा विषमपोषी। क्या कहते हैं? विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाए, विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरों से ले, चाहे वो किसी तरीके से ले, चाहे वो मांस के तौर पर ले, चाहे वो पत्तियों के तौर पर ले, चाहे वो फल के तौर पर या सब्जियों के तौर पर ले। अगर मुझे फल खाना है बेटा, आम खाना है, तो क्या मैं आम को घर में बना सकता हूं? नहीं ना, नहीं बना सकते हम। क्या हम फैक्ट्री में आम बना सकते हैं? नहीं। आम का जूस बन सकता है फैक्ट्री में, निचोड़ कर आम को उसमें भरा जा सकता है बोतल के अंदर उसको, लेकिन क्या आम को फैक्ट्री में बनाया जा सकता है? नहीं। अगर हम प्राकृतिक चीजों को फैक्ट्रियों में बनाने लग गए तो सोचो हमें पेड़ पौधों की जरूरत क्यों है? नहीं हो पाएगी ना फिर तो कोई जरूरत। फिर तो हम पेड़ पौधों की बिल्कुल भी कदर नहीं करेंगे, अभी नहीं करते हम, जो कि हमें जरूरत देता है, जरूरत दिखती है, हमें पेड़ पौधों की जरूरत है बेटा, लेकिन सीधे तौर पर नहीं दिखती है, इसलिए हम पेड़ पौधों की कदर नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आसपास में आपके पेड़ पौधे हैं या आपने घर में लगा रखा है बेटा, तो उसकी सेवा करें, आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है वो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी अपना भोजन जो खुद बनाए, विषमपोषी जो दूसरों से प्राप्त करे। अब बेचारे पहेली के मन में सवाल उठता है, पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है एवं जल खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते हैं? बताइए, मैं, आप या फिर ये बेचारी पहेली खुद, ये अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना सकती? बताओ क्यों? बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया था और इसके पीछे एक ही वजह है, वो है बेटा हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उनकी पत्तियों में और छोटे पौधों की तनों में भी, यानी कि उनकी शाखाओं में भी। यानी अगर पौधे बेटा छोटे हैं तो उनके पत्तों में भी पाया जाता है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, पत्ते कम होते हैं,
तो इसीलिए उनके तनों में भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिससे कि वो तनों के द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण कर सकें। पर ये ध्यान रखना, सिर्फ छोटे पौधों में। तो इसीलिए जब कभी भी पेड़ और पौधे इकट्ठे बोले जाते हैं तो फिर तने नहीं बोलते हम बोलते थे फिर सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, और छोटे छोटे पौधों के, यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं उनके शाखाओं और तनों में भी। अब ये काम क्या करते हैं? तो हरित लवक का काम होता है बेटा, जो प्रकाशीय ऊर्जा है, यानी प्रकाश से जो आने वाली ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदले और उससे वो तैयार करे अपना भोजन, और फिर उनका वृद्धि विकास हो सके। तो वही कह रहे हैं क्या कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बताइए। पौधों के अंदर भी खाना बनाया जाता है, जैसे हमारे घर में खाना बनाया जाता है किचन में, रसोई घर में। तो रसोई बेटा हमारे घर के लिए खाद्य फैक्ट्री हो गई, भोजन वही तैयार होता है हमारे घर के लिए, है ना। अब पेड़ पौधों में भी तो ऐसा कोई ना कोई अंग होता होगा ना, जहां पर वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं जिसकी मदद से, तो वो है बेटा पत्तियां। तो वही कह रहे हैं क्या कि वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, उनकी जो फूड फैक्ट्री है, यानी खाद्य जो फैक्ट्री है, वो कहाँ है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? क्या भोजन वो हर एक हिस्से से बना लेते हैं? नहीं, कुछ स्पेसिफिक हिस्से होते हैं बेटा, कुछ स्पेसिफिक भाग होते हैं जहां से वो भोजन बनाते हैं, जैसे कि पत्तियां। अथवा केवल कुछ विशेष भागों में ही बनाते हैं, विशेष भागों में, पत्तियों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? यानी कि उनको भी भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री तो चाहिए, तो वो कहां से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्री तक वो जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनका स्थानांतरण, यानी उनको कैसे पहुंचाया जाता है? तो इतने सारे सवाल जो है वो मन में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं, पहेली के भी, और शायद हो सकता है आपके मन में भी आ रहे हो कि जो पत्ते हैं वो अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, पत्तों के अंदर भोजन बनाने की विधि के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, पौधों के लिए जो कच्चा पदार्थ चाहिए खाना बनाने के लिए वो कैसे उन तक पहुंचता है, कौन से अंग द्वारा पहुंचाया जाता है, कौन कौन से कच्चे पदार्थ है जिनकी जरूरत उनको होती है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज आगे हम चर्चा करते हुए ढूंढेंगे। तो आता है 1.2, प्रकाश संश्लेषण। क्या है ये प्रकाश संश्लेषण? संश्लेषण का मतलब होता है बेटा बनने की विधि, ठीक है, संश्लेषित होना, बनना। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की ऊर्जा से बनना, यानी क्या बनना बेटा? खाद्य पदार्थ। यानी जब कभी भी पेड़ पौधे अपना भोजन विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक के साथ साथ सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को बेटा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। कौन करता है ये? मैं और आप करते हैं क्या? नहीं, ये कौन करता है? पेड़ पौधे। तो वही लिखा है पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी पादपों में खाद्य पदार्थ कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनते हैं। पत्तियां खाद्य पदार्थ की फूड फैक्ट्री होती है, पढ़ चुके हैं। अतः सभी जो पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ, वो कहां तक पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक। जैसे किचन हमारा फूड फैक्ट्री था, तो सारे के सारे कच्चे सामान कहां पहुंचने चाहिए? किचन में। ऐसे ही पत्तियों का जो फूड फैक्ट्री है बेटा वो है, सॉरी पत्तियों कह रहा हूं, पौधों का, पौधों की जो फूड फैक्ट्री है वो है पत्तियां। इसीलिए सारे पोषक तत्व कहां पहुंचने चाहिए? पत्तियों तक। पत्तियों तक जो वो कच्चे पोषक तत्व है वो वहां पहुंचते हैं, पत्तियों के अंदर उनका जो है निर्माण होता है फिर दूसरे पदार्थों में, और निर्माण होकर बेटा वो हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, यानी कि पौधे के विभिन्न अंगों तक। जो मृदा है उसमें उपस्थित जल है, खनिज लवक है, उनके द्वारा जो है जड़ें वो अवशोषित कर लेती हैं सभी खनिज लवक को, और उसके बाद वो पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। विभिन्न अंगों तक पहुंचने के बाद उसका फिर वहां पर खाद्य पदार्थ में निर्माण होता है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि सभी के सभी जो कच्चे पदार्थ है वो कहां पाए जाते हैं? मिट्टी में। और मिट्टी से वो कच्चे पदार्थ कहां तक पहुंचते बेटा? पत्तियों तक। पत्तियों तक कच्चे पदार्थ पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा? तो पत्तियों तक कच्चे पदार्थ पहुंचाने का काम करता है बेटा तना, ठीक है। अब वो जो कच्चे पदार्थ है उसको अवशोषित कौन करता है? अवशोषित करने का काम करती हैं जड़ें। जड़ें कैसे अवशोषित कर लेती हैं? तो कहते हैं क्या कि जब जड़ों के आसपास में पानी पाया जाता है तो उस पानी के अंदर जो पोषक तत्व है बेटा वो घुल जाते हैं, और वो पोषक तत्व घुलने के बाद जड़ उसे अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर कर विभिन्न अंगों तक पहुंचा देते हैं। बस इतना सा काम है। यही वजह होती है कि हम गमले में जब पौधे को लगाते हैं तो मिट्टी भी डालते हैं, और गमले के अंदर बेटा हमें पानी भी डालना पड़ता है।
पोषक तत्व की कमी मिट्टी के अंदर अगर हो जाए तो हमें खाद और रसायन पदार्थ ही डालने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पौधों को भी कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होगी जिससे वो अपना भोजन बना सके। वो बात अलग है कि हमारी तरह वो किचन जैसे किसी भाग में काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके पास होती हैं पत्तियां जिनसे वो अपना भोजन बना पाते हैं। पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, जल द्वारा मिक्स होकर वो अवशोषित हो जाते हैं। पौधों के अंदर जो है ना पतली पतली संरचना होती है, जैसे हमने बेटा स्ट्रॉ से जूस पिया है, तो जैसा स्ट्रॉ होता है ना वैसी पतली संरचना होती है पौधों के अंदर। उस पतली संरचना को कहते हैं बेटा उत्तक, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम हैं, जिसे आप बोलते हैं बेटा जाइलम और फ्लोएम। हालांकि अभी ये आपके पाठ का हिस्सा नहीं है, पर ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वो जाइलम और फ्लोएम बेटा पाए जाते हैं तनों में, और तनों में वो पाइप जैसी संरचना होती है जिससे वो अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचते हैं। जैसे बेटा हमारे शरीर के अंदर खून वाहिनी नलिकाएं होती हैं, जिसे आप धमनियां और शिराएं बोलते हैं, जिसमें हमारा खून बहता है, ऐसे ही पौधों के अंदर भी पतली पतली नलियां होती हैं, जिन नलियों से पोषक पदार्थ पत्तियों तक पहुंचता है और वहां पर भोजन तैयार होता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं और उसके बाद जो पत्तियां हैं वहां तक पहुंचाने का काम तनों का होता है। तो ये कह रहा है बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज पत्तियां तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो जड़ की मदद से आप क्या कहेंगे, जड़ द्वारा जल की मदद से जितने भी पोषक तत्व है वो अवशोषित होते हैं और तने की मदद से वो विभिन्न पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों में पाए जाते हैं फिर छोटे छोटे से रंध्र बेटा, जो रंध्र खुल जाते हैं, पानी की अधिक मात्रा जो है वो पत्तियों से बाहर निकल जाती है और पोषक तत्व पत्तियों में अटक जाते हैं। उन अटके हुए पोषक तत्व से हरित लवक अभिक्रिया करते हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करता है जो पत्तियों के लिए होते हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहां से मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा की भी जरूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा उनको प्राप्त होता है वातावरण से। अब हम कहते हैं कि पौधे जितने हमारे लिए जरूरी है बेटा उतने ही हम पौधों के लिए भी जरूरी है। एग्री करते हो? करना पड़ेगा। देखो पौधों को किसकी जरूरत थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। हमें किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, पौधों से। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा, हमसे। तो इसीलिए बेटा पौधे और हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। यानी अगर हमारे आसपास में पौधे पाए जाते हैं तभी हम हैं, और पौधों के आसपास में जीव जंतु है तभी पौधे भी हैं। अगर सभी जीव जंतु इस संसार से, इस पृथ्वी से गायब हो जाए तो बेटा कभी भी पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब हम बात करेंगे बेटा कोशिकाओं के बारे में। कोशिकाएं क्या होती हैं? आपने अक्सर नोटिस किया होगा हमारे आसपास में अगर कोई घर बनता हुआ आपने देखा हो, या आपके आसपास में घर बनता हुआ देखा हो, या आपका खुद का घर बना हो, तो हमें बेटा घर बनाने के लिए ईंटों की, सीमेंट की, बालू रेती की जरूरत होती है, सरिये की भी। तो सबसे मूलभूत जो इकाई है जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है बेटा ईंट। ईंट के बिना कभी भी किसी भी घर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अगर घर के निर्माण की बात कर रहे हो बेटा तो हमें जरूरत होगी ईंट की। तो जिस प्रकार से हमारे आसपास में बिल्डिंग दिखाई देती है और आपका स्कूल दिखता है और भी बहुत सारी चीजें आपको आसपास में दिखाई देती है जिनके अंदर ईंटों का इस्तेमाल किया गया हो, वो बिना ईंटों के तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि ईंट उनकी मूलभूत इकाई है। बिना ईंट के कोई भी घर, कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ईंट जैसी संरचना होती है, जिस संरचना के ऊपर और ज्यादा संरचनाएं जुड़ जुड़ कर हमारा शरीर बनाती हैं। आप क्या एक ईंट से घर बना सकते हैं ना? कई सारी ईंटें, बहुत सारी ईंटों की जरूरत होती है घर बनाने के लिए। ऐसे बेटा हमारा शरीर भी बहुत सारी कोशिकाओं से जुड़कर बना है और ये कोशिकाएं हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो वही चीज यहां लिखी है। आपने देखा है कि इमारतें जो हैं वो ईंट से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है बेटा वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सुन लेना। हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, संरचनात्मक मतलब संरचना बनाने के लिए, क्रियात्मक यानी कार्य करने के लिए। तो हमारे शरीर के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक अंगों को तैयार करने के लिए या काम करने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? कोशिका की।
तो कहते हैं क्या कोशिका सूक्ष्म जीवों में भी पाए जाते हैं बेटा और कोशिका बड़े जीवों में भी, लेकिन कोशिका जो है वो बहुत छोटे होते हैं, उनको मैं और आप देख नहीं सकते इतने आसानी से जितना यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखे जाते हैं बेटा सूक्ष्मदर्शी की मदद से। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से, एक, जैसे कि अमोएबा बेटा, अमीबा भी बोलते हैं उसे, वो एक कोशिका से बने हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि मच्छर भी एक ही कोशिका से बने, ना, मच्छर बहुत सारे कोशिकाओं से बने। हालांकि मच्छर बहुत छोटे हैं, जो चींटियां होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक कोशिका से बने हैं। छोटे से छोटा जीव भी बहुत सारी कोशिकाओं से बनता है, कुछ जीवों को छोड़कर। तो वही कह रहे हैं एक कोशिका जीव कहते हैं, जिसे हम जनरली जान सकते हैं एज अ सूक्ष्म जीवों के तौर पर। एक पतली बाह्य संरचना होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसकी मदद से बेटा एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं से अलग होती है। साथ ही अगर ये कोशिकाएं जुड़ना चाहे तो जुड़ भी जाती हैं, उनकी जो आपसी जो कोशिका झिल्ली थी वो भी आपस में जुड़ जाती हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है, और वो कोशिका झिल्ली जो होती है बेटा वो कोशिका को बाहर से प्रोटेक्शन देती है, यानी कि उसको इस लायक बनाती है जिससे कि वो जज कर सके कि कौन सी चीज फायदेमंद है कौन सी नुकसान। आप लोगों को पता होगा कोरोना का वायरस भी ऐसे ही कुछ काम करता है, हमारे शरीर के अंगों में घुसता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं से परमिशन मांगता है। कोशिकाएं अगर परमिशन नहीं देती हैं तो फिर वो कोशिकाओं के बाहरी आवरण को यानी झिल्ली को तोड़ देता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उसे कमजोर कर देता है, और फिर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो दोबारा निर्माण में आती हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि झिल्ली जैसी संरचना को कोशिका आवरण कहते हैं, और बीच में जो आप देख रहे हो डॉट डॉट जैसा बड़ा सा सर्कल जैसा ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा कोशिका का केंद्र। और जो द्रव्य केंद्र से कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है, किसके बीच में? केंद्र से कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। आ रहा है ना समझ में चैप्टर क्या कहना चाहता है? अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र होते बेटा छोटे छोटे से छेद। यह रंध्र कोशिका के जो द्रव्य होती हैं उनसे भरे हुए होते हैं पूरे अंदर से, और यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? जैसे आपने बेटा एटीएम के बाहर या फिर आप किसी होटल वगैरह में गए हो या मॉल वगैरह में गए हो बेटा, तो आपने गार्ड्स को देखा होगा जो दरवाजे को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। आजकल तो वैसे मॉल्स वगैरह के बाहर जो है वो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं बेटा, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, जो आप जाओ तो अपने आप खुल जाते हैं फिर अपने आप बंद भी हो जाते हैं। लेकिन पहले हुआ करते थे, बहुत सारी जगहों पर अभी भी आपने गार्ड्स वगैरह देखे होंगे, वॉचमैन जिसे कहते हैं बेटा, तो घर के बाहर भी होते हैं। उनका काम होता है ये देखना कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, कितने बजे अंदर आया कितने बजे बाहर गया। आपके स्कूल में बेटा गार्ड्स होते हैं जो ये निगरानी करते हैं कि बच्चा कहीं बाहर तो नहीं भाग गया, कौन सा बच्चा कितने बजे आया है स्कूल में, तो ये सारी चीजें वो नोट डाउन करते हैं। ऐसे ही बेटा रंध्र के बाहर भी एक जो है द्वार कोशिका होती है। द्वार कोशिका द्वारा वो घिरे होते हैं, यानी रंध्र जो है बेटा वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, और द्वार कोशिकाओं का ही काम होता है कि वो रंध्रों को यानी छेद को कब खोलेंगे और कब बंद करेंगे। यानी छेद को यानी एक तरीके से दरवाजा समझ लीजिए, उसको कब खोलेंगे और कब बंद करेंगे। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं जिनके चारों तरफ जो है वो द्वार कोशिकाएं होती हैं जिनसे वो खोल सकते हैं उसे और बंद कर सकते हैं। जल एवं खनिज बाह्य कोशिकाओं, यानी कि जो बाह्य कोशिकाएं मतलब होती हैं जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं, बाह्य कोशिका नहीं है एक्चुअली, बाहिकाएं हैं ये, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाई जाती हैं। वाहिकाएं क्या होती है? वाहिकाएं नहीं वाहिकाएं, ओके, क्या है ये? वाहिकाएं जिसे बोलते हैं ना, जैसे जिसमें से बहती है चीजें, तो वाहिकाओं के द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाई जाती है। ये वाहिकाएं जो होती हैं ये नलियां होती हैं जो जड़ से, तनों से, शाखाओं से आपस में जुड़ी होती है और पत्तियों तक फैली होती है। पोषक तत्व इनके द्वारा ही जो है बहती रहती है और मार्ग द्वारा चलती रहती है, और ये पदार्थ जो है वो अलग अलग भागों तक पहुंचते हैं जिनके बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब आता है कि पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि वह खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। यानी अगर कोई आपसे पूछे बेटा
कि पौधों का ऐसा भाग बताइए या पौधे का ऐसा भाग बताइए जो भोजन का निर्माण कर सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे बेटा पत्तियां। पत्तियां ही वो भाग हैं जिनसे पौधों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। और ये जो पौधे के अंदर भोजन का निर्माण होता है, ये किस वजह से होता है? तो उसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है थोड़ा सा। तो वही लिखा है, पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे हरित लवक भी कहते हैं या क्लोरोफिल भी कहा जाता है। क्लोरोफिल जो है बेटा वो एक अंग्रेजी का शब्द है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को यानी सौर ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है, उसके बाद पत्तियों में अवशोषित कर लेता है और इस ऊर्जा का उपयोग करके जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण की सहायता से खाद्य का संश्लेषण करता है, जिसे कहते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसीलिए इसे प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में? देखो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। अगर मैंने बोला आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंदर, ध्यान से सुनेंगे, जिस प्रक्रिया के अंदर पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, यानी पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है और उस ऊर्जा की मदद से, खनिज लवण की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि की मदद से अपना भोजन तैयार कर पाता है, यानी पौधे के लिए भोजन तैयार कर पाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, ध्यान से देखेंगे बेटा, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो आगे लिखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। खनिज लवण भी डालना है बेटा इसमें। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। यह पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक यूनिक प्रोसेस है बेटा, अद्वितीय प्रक्रम, जिसे कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता, सिर्फ पौधे या पेड़ जो है वही कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों के द्वारा यह प्रक्रम उपयोग में लाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। कौन कौन से कच्चे पदार्थ चाहिए उनको? खनिज लवण चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके बाद जल चाहिए, प्रकाश की किरण चाहिए और साथ ही उनकी पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल चाहिए। अब कहते हैं क्या कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का ऊर्जा चरम स्रोत है। अब ये नया वर्ड आ गया। अब तक हमने क्या जाना था? सभी के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या था? सभी जीवों के लिए अब तक क्या था? पेड़ पौधे। क्योंकि सभी जीवों को ऊर्जा कहां से मिल रही थी बेटा? पेड़ पौधों से। लेकिन अब पेड़ पौधों को भी ऊर्जा कहां से मिल रही है? कहां से मिल रही है? सूर्य से। तो इसीलिए जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं उन सभी के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे आसपास में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनके लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? चरम स्रोत का मतलब क्या हो गया? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जहां से ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या है बेटा? सूर्य का प्रकाश। यही वजह है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम से सूरज चला जाए या सूरज की ऊर्जा खत्म हो जाए किसी भी तरीके से, तो बेटा हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। सोचो ना, अगर लगातार मान लो महीने भर तक धूप ना निकले तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी? नहीं। क्या पेड़ पौधे, आपको लगता है कि एक महीने तक बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जी पाएंगे? पेड़ तो फिर भी जी लेंगे, पौधे जी पाएंगे? नहीं। इस तरीके से क्या होगा? पौधे मर जाएंगे। पौधे मरेंगे तो उनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थ हम तक नहीं पहुंचेंगे, हमारे आसपास में खाद्य पदार्थ की कमी होगी और धीरे धीरे मानव जाति भी खतरे में पड़ जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है कि सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं भैया, कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे कल्पना कर सकते हैं, सोच के ही दिल दहल जाएगा बच्चों। सोच कर देखो कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो क्या हो। सोचो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो तो क्या हो?
जब भी बेटा कभी भी बुक की रीडिंग करते हो तो एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, एक एक वर्ड को समझना चाहिए। तो यहां पर यह कहना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा अस्तित्व, सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व बेटा खतरे में पड़ जाएगा। और ये क्यों? क्योंकि हमें सारी की सारी ऊर्जा का स्रोत जो है पेड़ पौधों से मिलता है। चाहे बेशक आप खा लो मीट मच्छी, लेकिन ऊर्जा का स्रोत कहां से? बताओ कहां से? पेड़ पौधों से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने मच्छी बोल दिया, आप मीट तक तो ठीक है, मच्छी की बात कर दी, यानी मछली की बात कर दी। मछली कौन से पेड़ पौधे से जीव जंतुओं से चीजें खाते हैं? मछलियां बेटा छोटे छोटे से जो कीड़े पनपते हैं पानियों के अंदर उनको खाते हैं। मछलियां हमारे द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बहाई जाती हैं, मल आदि बहाया जाता है नदियों में नालों में, उनको खाते हैं बेटा। अब हम ही नहीं रहेंगे तो वो कहां से बचेंगे? या फिर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हम नहीं खाएंगे तो मल कहां से होगा और वो कैसे खाएंगे? तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा जो प्रक्रम है ना वो पेड़ों पर निर्भर है, और पेड़ निर्भर है प्रकाश की ऊर्जा पर। तो इसीलिए प्रकाश की ऊर्जा चरम स्रोत है ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर जो आधारित है, यानी पादपों से निर्मित जो भोजन है उस पर आधारित है, निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। आप जानते ही होंगे तो हमारे आसपास में जो गैस है 21% में बेटा ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि 78% लगभग हमारा नाइट्रोजन गैस है। बाकी का जो बच गया 1%, सिर्फ 1% बेटा, उसके अंदर बाकी की गैसें आ जाती हैं, जिसमें से लगभग 0.5% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। अब इतनी सारी गैसें हैं अलग अलग प्रकार की, वो सिर्फ 0.5% में आती हैं। हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि इतने सारे जीव, सभी को ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे लगाओगे बेटा तो कई समस्याओं से हम बच सकते हैं। सबसे पहली समस्या, जो हमारे अर्थ का वातावरण है ना वो प्रदूषित हो रहा है, वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। दूसरी समस्या ऑक्सीजन की कमी। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग बेटा, यानी अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, वो भी थोड़ा संतुलित हो जाएगा। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हमें भोज्य पदार्थ भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बेटा बहुत सारा पानी पेड़ पौधे उत्सर्जित करते हैं, वाष्पीकृत करते हैं, और वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ऊपर उड़ जाते हैं। ऊपर जाकर बादल का निर्माण होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो कहीं कहीं आप ये कह सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है ना वो पेड़ पौधों पर आश्रित है। तो आज आखिरकार हमने समझ लिया कि बिना पेड़ पौधों के तो हम रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए पेड़ पौधे भगवान की तरह पूजे जाने चाहिए, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। असलियत में भगवान है या नहीं मैं नहीं जानता बेटा, आप नहीं जानते। हो सकता है कि आप आस्तिक हो सकता है आप नास्तिक हो, मानते हो भगवान को या ना मानते हो, पर इतना मैं कह सकता हूं कि हमारे आसपास में भगवान है, और वो पेड़ पौधों के तौर पर है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें बेटा खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम सांस ले पाते हैं, पेड़ पौधों से बेटा पानी का वाष्पीकरण होता है जिससे बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है। यही वजह होती है बेटा कि जंगली इलाके में बारिश बार बार होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, बादल का निर्माण होता है, निर्माण के बाद बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जीवन हमारा आश्रित है पेड़ पौधों पर। ना अब हम बात करते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण की जो अनुपस्थिति है उसमें हमारा जो जीवन है, यानी पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जीवन असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो हमने जाना था पहले, चित्र 1.2 में देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी कि जल से संश्लेषण करती है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मैंने जब स्टार्टिंग में टॉपिक को शुरू किया था बेटा, तभी आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। कोई अगर आपसे शॉर्ट में पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त आंसर दीजिए, तो आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है पौधों के द्वारा, और वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
किन किन चीजों की जरूरत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो चाहिए, उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और वेस्ट यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि उत्पाद के तौर पर ऑक्सीजन भी मिलेगा। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि ऑक्सीजन यहां से मिल रहा है, निर्मित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उससे ऑक्सीजन हमें मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करें, देखो आप गौर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करें, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने का काम भी वो करते हैं। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखनी है। फिर क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पत्तियों में मंड के रूप में उपस्थित होते हैं, संचित होते हैं, और ये मंड क्या कहलाते हैं बेटा? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं हम स्टार्च। अब ये देखिए, ये चित्र समझा रखा है, ये हमारे पास चित्र है 1.2 जिसमें लिखा हुआ है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं को दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है ये, यानी कि पत्तियों के अंदर एक्चुअली ऐसा ही होता है। ये बेटा पत्तियां हैं हमारे पास, पत्तियां तो क्या, पत्ती है, एक ही पत्ती है, तो पत्तियां बेटा ऐसी होती हैं, सभी पत्तियां, बहुत सारी पत्ती तो बहुत सारी पत्तियों को मिलने से बन जाएगा पत्तियां। तो यहाँ लिखा है ए के अंदर पत्ती, अब पत्ती का काट चित्र है ये, ठीक है। देखो क्या दिखा रखा है इसमें आप देख सकते हो बेटा, रंध्र दिख रहा होगा। रंध्र क्या होता है? छेद। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? रंध्र। ये अंदर का जो इलाका दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? रंध्र, ये इलाका। और इस रंध्र के इलाके में आपने देखा होगा यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेटा द्वार, रंध्र द्वार, ठीक है। ये पूरा रंध्र वाला इलाका है, ये छेद, बल्कि यही छेद है, रंध्र है, और इसके दोनों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें कहते हैं बेटा द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब क्या है बेटा? कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के अंदर जो छोटे छोटे से डॉट दिखाई दे रहे होंगे काले काले आपको, वो काले नहीं होते हैं बल्कि हरे होते हैं बेटा, जिन्हें कहते हैं हम क्लोरोफिल। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको छोटा सा, ये रंध्र है, ये हमारे पास पत्ती का हिस्सा है, और ये दोनों जो है हमारे गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स यानी कि द्वार कोशिकाएं, जो पत्तियों के अंदर के छेद को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। अब ये है पत्ती का काट चित्र बेटा। तो ऊपर वाला चित्र अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना ये वाला आपको जरूरी है याद करना, क्योंकि बनाने के लिए भी आ जाता है बेटा। आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा छेद दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ये रंध्र है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। दिस इज व्हाट वी कॉल रंध्र। ये रंध्र है, यानी कि छोटा सा जो छेद दिख रहा है आपको, और इसके दोनों तरफ ये दिख रहा होगा, ये गार्ड सेल्स हैं, यानी द्वार कोशिकाएं हैं जो इसे खोलने और बंद करने का काम करती हैं। अब ये था हमारे पास रंध्र का चित्र, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो गार्ड सेल्स होते हैं, यानी कि उनके जो आसपास में पाए जाने वाले कौन से द्वार कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं, और ये द्वार कोशिकाएं किस तरीके से काम करती हैं। जब कभी भी पत्तियों के अंदर बेटा पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये द्वार कोशिकाएं द्वार को खोल देते हैं, जिससे कि रंध्र खुल जाता है और पानी बाहर आ जाता है। उसके बाद ये फिर से बंद हो जाती है, जिससे कि पानी की उचित मात्रा पौधों के अंदर बनी रहे। अगर ये हमेशा खुली रहेंगी बेटा तो क्या होगा, पानी लगातार ये जो पत्तियां होंगी वो अवशोषित करती रहेंगी, जड़ों से सोखती रहेंगी, जड़ों से पहुंचता रहेगा वहां पर। वैसे सोखने का काम जड़ों का होता है, तो जड़ों से जो सारे की सारी जो पानी की मात्रा है वो पत्तियों तक पहुंचेंगी। और पत्तियां अगर खुली रह गई बेटा तो होगा क्या, उस केस में वहां से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और जिससे क्या होगा, पानी की कमी होगी और पौधों के अंदर पानी तो बच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जैसे हमारे शरीर के अंदर होता है ना बेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से हमारे बाल निकलते बेटा, यहाँ पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे बेटा हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ से भी पानी बाहर आता है, और जब हमें पसीना आता है तो आपने देखा होगा बेटा, जब आपका शरीर अंदर से गर्म होता है, गर्मी लगती है, तब पसीना बाहर आता है, तो एक निश्चित समय पर वो बाहर आता है। ऐसे ही सेम पौधों के अंदर होता है। अब देखिए बेटा, ये यहाँ पर हमें चित्र दे रखा है, चित्र की सहायता से आप सब कुछ समझ सकते हो साफ साफ कि यहाँ पर आप देखिए जो ये मिट्टी वाला इलाका है, तो हमने पढ़ा था 6th क्लास के अंदर कि पेड़ पौधों के अंदर 2 हिस्से होते हैं मुख्यतः। एक होता है जो आपका जमीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा ऊपर का, जिसमें पत्तियां, फूल, तने, शाखाएं, कलियां और फल इत्यादि सब आ जाते हैं। वहीं पर दूसरा हिस्सा होता है बेटा जो आपका मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा होता है, जिसे आप जड़ तंत्र भी कहते हैं या मूल तंत्र भी कहते हैं। उसमें भी आता है बेटा आपका मूल तंत्र में भी आपका प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक होता है जो ये वाला हिस्सा होता है, और द्वितीय ये होता है जो अलग अलग बट जाते हैं, ये द्वितीय होते हैं, ये सब द्वितीय हैं। अब द्वितीय जो होते हैं मूल तंत्र, वो क्या करते हैं, ये बेटा क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं,
जिससे कि पानी की जो मात्रा होती है वो जड़ों से अवशोषित हो सके ज्यादा से ज्यादा। यह अवशोषित जड़ से जो बेटा जल है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि तनों की सहायता से ऊपर पहुंचते हैं, फिर ये पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों तक पहुंचने के बाद इन जलों के साथ, यानी जल के जो कण है इनके साथ बेटा पोषक तत्व भी ऊपर जाते हैं। तो पोषक तत्व जो है वो यहीं इकट्ठे हो जाते हैं और जल की जो अधिक मात्रा होती है वो रंध्र से बाहर निकल जाती है। अब सूर्य का प्रकाश जो होता है वो क्लोरोफिल पर जाकर गिरता है। क्लोरोफिल क्या करता है, उन सूर्य प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। संग्रहित करने के बाद होता क्या है बेटा, जैसे ही वो संग्रहित हो गया उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आती है उसी रंध्र की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उत्पाद के तौर पर बेटा ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा वो मंड यानी कि स्टार्च के तौर पर यहाँ पर जमा हो जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए चित्र है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण दिखाते हुए चित्र बनाओ तो आप इस चित्र को बना देंगे, जिसके अंदर आप सूर्य को दिखाएंगे जहां से सूर्य का प्रकाश आएगा बेटा, पत्तियां बनाओगे जिसके अंदर आप ये सारी प्रक्रिया को दिखाओगे कि कहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है कहां से और कहां पर जो है ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, बन रहा है, और जो जल है और खनिज लवण है वो कैसे पौधों की पत्तियों तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से आगे अगले टॉपिक के बारे में, बूझों के बारे में। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। अब वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो कहते हैं क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। अब सिर्फ खाली जो है आप कह सकते हो क्लोरोफिल ही नहीं होते हैं बेटा, क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत सारे जो है छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो कहते हैं क्या पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के कुछ दूसरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाएं भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यानी उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो पत्ते छोटे होते हैं, यानी कि जो पत्ते बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं जिन पौधों के अंदर, उन पौधों के अंदर यानी उन छोटे छोटे पौधों के अंदर बेटा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तनों के द्वारा भी, शाखाओं के द्वारा भी। मैंने आपको शायद बताया था कि सिर्फ पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, शाखाओं के द्वारा भी होता है। मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जल का कहीं ना कहीं कह सकते हो लॉस होता है, बहुत सारा जल जो है वो निकल जाता है। अब अगर कोई पौधा मरुस्थलीय इलाके में बेटा डेजर्ट एरिया में है, तो डेजर्ट एरिया में तो पानी वैसे ही बहुत कम होता है। अब पानी कम होगा तो वहां पर अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा बेटा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हो गया, देखो अगर इसे ढंग से पढ़े तो लिखा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प का उत्सर्जन, यानी वाष्प के रूप में बहुत सारा जल बाहर निकल जाएगा, जिससे होगा क्या, पानी की कमी हो जाएगी। इसीलिए मरुस्थलीय इलाके के जो पौधे होते बेटा वो सूल रूपी पत्तों से बने होते हैं, उन पर जो है सल्क होती हैं और सूल होती हैं, यानी सूल मतलब क्या होता है बेटा, कांटे। और ये कह रहा है इन पादपों में हरे तने होते हैं और तनों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और उनमें कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी हरे रंग के कारण हो पाती है। अब है हमारे पास बेटा क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, ये आप घर पर कर सकते हैं बेटा। एक को अंधकार में मतलब काले डब्बे में रख लीजिए और दूसरे को 72 घंटे के लिए रखिए, मतलब उसी को 72 घंटे के लिए डब्बे में रख लेना है और दूसरे को प्रकाश की उपस्थिति में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा कि आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट डाउन कीजिए। उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब पुनः पत्तियों का अवलोकन आयोडीन की सहायता से कीजिए। आप पाएंगे क्या, वो आप उसे नोटबुक में लिखेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी क्लोरोफिल युक्त होती हैं, यानी उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि क्लोरोफिल की अधिक मात्रा हरा रंग पत्तियों का कर देती है, पर इसका मतलब ये ना समझे कि सिर्फ उनके अंदर क्लोरोफिल ही पाया जाता है, यानी हरा रंग ही पाया जाता है। हरे रंग के अलावा भी अन्य रंग होते हैं
जिनसे आप कह सकते हैं कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये बात यहाँ पर नोट डाउन करने लायक है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या समझ में आया कि भैया क्लोरोफिल का रंग तो हरा ही होता है। हरा हूं मैं तो हरा हूं। कौन हरा है? क्लोरोफिल हरा है। क्लोरोफिल का रंग हरा ही होता है। अन्य रंग की मात्रा अधिक होने के कारण क्लोरोफिल का हरा रंग दब जाता है, यानी क्लोरोफिल वहां पर उपस्थित है, हरे रंग का है, लेकिन दूसरे रंग जो होते हैं पत्तियों में, जैसे इसमें लिखा है लाल रंग, भूरा रंग, और भी कोई रंग है, जैसे मान लो कोई भी रंग है, कोई भी रंग, जो भी रंग आसपास में आपको दिखते हैं, तो कहते हैं क्या कि वो रंग क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का हरा रंग हमें नहीं दिखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लोरोफिल सभी पत्तियों में पाया जाता है, बशर्ते कि वो पहले हरी थी, बाद में पीली हो गई। जो पत्ता पहले हरा था बेटा, उसमें क्लोरोफिल था, बाद में जो पीला हो गया, तो उसका मतलब ये ना समझो कि क्लोरोफिल उसमें उपस्थित है पर रंग दब गया है, उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो गई है, इसलिए वो पत्तियां झड़ जाती हैं। उसी पत्ती को हम कहते हैं सूखी पत्ती। आपने गीली दीवारों पर, तालाब पर अथवा गहरे ठहरे हुए पानी में अवपंखी, काई जैसे पादप देखे होंगे। देखिए क्या देखे होंगे? ये सामान्य कुछ जीवों में वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। जो काई होती है बेटा, उसे हम साइंस में शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? बताइए। अब ये पत्तियों के अलग अलग रंग है बेटा, देखिए विभिन्न रंगों की पत्तियां। अब ये अजीब से रंग हैं, मतलब दो रंगा वाले हैं। ये थोड़ा सा आप देखो पर्पल सा कलर है, ये थोड़ा हरा है, थोड़े सा पीला रंग है इसमें, ये थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग का है। तो कहने का मतलब पत्तियों के अलग अलग रंग होते हैं। और यहाँ पर सवाल पूछ रहा था हमसे कि जो शैवाल होते हैं उनका रंग हरा दिखाई देता है आपको। तो शैवाल का रंग जो हरा दिखाई देता है आपको, वो किस वजह से हो सकता है? तो आपका आंसर होगा कि शैवाल का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण वे हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? बिल्कुल सही, शैवाल भी अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बना सकते हैं। इसीलिए बेटा जहां पर पानी की मात्रा मिलती है और पोषण के लिए उनको जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं, तो वहीं पर वो पनपने शुरू हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण से अपना वृद्धि और विकास करने लग जाते हैं। आगे बेटा समझ में? तो ये मोटी मोटी बातें थी जो हमने पौधों के बारे में अब तक। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अब हमारे पास है ये टॉपिक। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, जिसको बनाने के लिए उन्हें कार्बन की जरूरत होती है। और वो कार्बन उन्हें कहां से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से। उसके बाद उन्हें हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जिसे वो प्राप्त कर लेते हैं जल से, यानी कि वाटर से। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बनाते वक्त 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे आप कहते हैं कार्बन, यानी कि C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन जिसे आप O से दर्शाते हैं, और हाइड्रोजन जिसे आप H से दर्शाते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या पौधे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं या इसके अलावा कुछ और भी? तो लिखा हुआ है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी हम एक संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट बनने की विधि को जाना। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ और भी। तो कहता है क्या अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, यानी कि अगर कार्बन ना हो, अगर हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन ना हो बच्चों, तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। इनका उपयोग खाद्य के अन्य संघटकों को तैयार करने में या संश्लेषण में भी चाहिए होता है, यानी उसमें भी जरूरत होती है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी प्रोटीन के अंदर इनके अलावा, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, उसके द्वारा ही बनता है वो। यानी अगर शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? सवाल उठता है ये। चलो मान लिया प्रोटीन बनाते हैं वो,
लेकिन उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? नाइट्रोजन की। देखो, घर में अगर आपके पास्ता रखा हुआ है, मैगी रखा हुआ है, तभी आपकी मम्मी जो है पास्ता या मैगी बना सकती हैं। अब आपके घर में पास्ता या मैगी नहीं रखा हुआ है तो आपकी मम्मा उसे तैयार तो नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कच्चे पदार्थ की उपलब्धता ही ये सुनिश्चित करती है कि पका हुआ पदार्थ पक भी पाएगा, यानी तैयार भी हो पाएगा, बन भी पाएगा या नहीं। तो इसी तरीके से अब हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने ये तो जान लिया कि पौधे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, उनके साथ साथ वो नाइट्रोजन वाला पदार्थ जिसे आप प्रोटीन कहते हैं वो भी बनाते हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन तो चाहिए होता है, पर वो नाइट्रोजन आता कहां से है, कहां से प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि नाइट्रोजन 78% में वायु में उपस्थित है, ऑक्सीजन 21% के अंदर उपलब्ध है। नाइट्रोजन कितना है? 78% में, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 21% में। अब ये नाइट्रोजन इतनी अपार मात्रा में तो है उपलब्ध, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीजन की तरह जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे वातावरण में फैला हुआ है, इसको पौधे लेंगे कैसे? पौधों के शरीर के अंगों में उसके संश्लेषण के लिए यानी प्रोटीन बनाने के लिए वो पहुंचेगा कैसे? तो कहीं ना कहीं गैस तो वो अवशोषित करते नहीं है ना? तो वो कैसे लेंगे? तो वही कह रहा है कि उनको किसी और पदार्थों के रूप में नाइट्रोजन लेना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि परंतु पादप इसका अवशोषण सीधे तौर पर नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, और इससे फिर क्या होता है, जब पानी उसमें मिलाया जाता है तो पानी के द्वारा वो अवशोषित कर लेते हैं। कौन? पौधे। और संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं। अरे भैया, उसमें क्या होता है? उसमें भी नाइट्रोजन ही वाला पदार्थ होता है। जब पानी दिया जाता है तो वो पदार्थ पानी में घुल जाता है और फिर पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार अन्य संगठक जो होते हैं जितने भी के साथ पादपों को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये जाना अब तक बच्चों कि पौधे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, वो प्रोटीन भी बनाते हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। अब वो नाइट्रोजन मिलता कैसे है? तो कहता है क्या वातावरण के अंदर नाइट्रोजन हमारे पास 21% में है, पर क्या पौधे उसको सीधे तौर पर ले सकते हैं? तो कहता है नहीं, उसका पहले कुछ और पदार्थ बनता है। कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वो पदार्थ सीधे तौर पर नहीं पहुंचता है। तो वो पदार्थ क्या होता है? मिट्टी में रहता है, फिर पानी जब डाला जाता है तो वो पानी में घुल जाता है, और घुलने के पश्चात उसको जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो मांग होती है पौधों के अंदर पूरी हो जाती है। इसके पश्चात कहता है क्या पादप खाद्य के अन्य संगठक जैसे कि प्रोटीन, वसा आदि का संश्लेषण भी कर पाते हैं। यानी सब कुछ जो हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ये सब कुछ बेटा हमें पौधों से मिल जाता है। अब पौधे इसका निर्माण तो करते होंगे ना, तो वही हम जान रहे हैं अभी। अब हमारे पास आता है 1.3 टॉपिक, जिसका नाम है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं? बताइए, सवाल है आपके पास, क्या सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाते हैं? तो इसका उत्तर आता है नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी पौधे नहीं दिखाते। हम ये जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, पर स्वपोषी का मतलब ये नहीं कि वो सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण दिखाएंगे। कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? हो सकता है कि वहां पर जो मिट्टी है वहां पर खनिजों की कमी हो, है ना? हो सकता है कि उनके पत्तों में जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा में कमी हो, या कोई और भी कारण हो सकती है जिससे कि वो स्वपोषी तो दिखाते हैं पोषण, बट पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे पौधों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि विषम पोषी प्रणाली के पर आधारित है। स्वपोषी उसे कहते हैं बेटा जो अपना भोजन पूरी तरीके से बना सके, ठीक है, पूरे तरीके से। विषम पोषी में हो गया कि अगर कुछ हिस्सा वो बना भी पा रहे हैं लेकिन कुछ के लिए उन्हें आश्रित होना पड़ रहा है दूसरों पर, तो आश्रित होते ही वो विषम पोषी हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या जाना कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, किसी भी कारण से उनको दूसरों से अपने पोषण की आवश्यकता होती है, वो वहां से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो वही अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो अपना पोषण खुद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो लिखा है कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं, पादप या पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने यही बात कही कि क्लोरोफिल या तो बहुत कम मात्रा में होती है या फिर होती ही नहीं है। वे भोजन संश्लेषित कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पौधे के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है
जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, और वो है कौन? बिल्कुल सही, क्लोरोफिल यानी हरित लवक। अब जिन पौधों के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाएगा, क्या वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाएंगे? ना। क्या वो अपना भोजन बना पाएंगे? ना। क्या वो अपना पोषण कर पाएंगे? नहीं। तो यानी कि उनको अपने पोषण के लिए किसी चीज पर तो या किन्हीं चीजों पर तो निर्भर रहना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वे कैसे जीवित रहते हैं? वे अपना भोजन या पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह क्या पौधे भी पोषण के लिए पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों पर निर्भर होते हैं या निर्भर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो विषम पोषी प्रणाली पर आधारित होते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं चित्र 1.5 के अंदर। ये देखिए बेटा, ये है आपका परपोषी पादप, जिसे आपने अक्सर देखा होगा। ये जो आपको यहाँ पर पीला पीला कुछ दिखाई दे रहा होगा जाल जैसा, ये है बेटा आपका अमरबेल। इसे अमरबेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमर होता है, मरता ही नहीं है। छोटा सा हिस्सा किसी पौधे पर लग गया, वहीं पर उसका जूस, वहीं पर उसका रस जो है वो अवशोषित करने लगता है और वहीं पर बढ़ने लग जाता है। फिर पूरे पेड़ को वो ढक देता है, उसके सारे पोषण को लेने लग जाता है। जब वो पेड़ किसी भी कारण से, किसी भी वजह से क्या कारण तो एक ही रह जाएगा, उसका सारा पोषण अवशोषित हो रहा है और उसको पूरा ढक दिया गया है। तो जब सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, वो पेड़ और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। फिर अमरबेल भी वहां पर जो है वो भी सूख जाएगा, उसका छोटा सा हिस्सा फिर किसी दूसरे पौधे पर जाएगा और वहां पर वो फलने फूलने लगेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये ऐसे जीव हैं, यानी ऐसे पौधे हैं, ऐसे पादप हैं बच्चों, जो दूसरे पौधों पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी प्रणाली पर आधारित पौधे। तो हमने देखा चित्र 1.5 और 1.5 चित्र को हमने जब ध्यान से देखा तो हमने वृक्ष के तनों के ऊपर कुछ लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना देखी। बिल्कुल देखी। ये बेटा क्या है? अमरबेल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैस्केटा। ठीक है, क्या कहते हैं? कैस्केटा। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यही तो चीज है जिसकी वजह से उसका रंग पीला है ना। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित हो जाते हैं या फिर जिसके ऊपर वो छा जाते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। यानी परपोषी का अर्थ क्या हुआ? ऐसा पौधा जो दूसरे को पोषण देता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं परपोषी। कई बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं परपोषी और विषम पोषी में। विषम पोषी वो जीव कहलाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। वहीं पर परपोषी वो जीव कहलाते हैं या वो पौधे कहलाते हैं जो किसी और पौधे या जीव जंतु को अपना पोषण देते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी। यानी मान लीजिए आम का पेड़ है और उसके ऊपर अमरबेल बेटा छा गया, तो जो आम का पेड़ है वो आपका कहलाएगा परपोषी। वहीं पर जो आपका अमरबेल है वो विषम पोषी प्रणाली में आएगा। अब ऐसे पौधे को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? तो कहते हैं क्या? क्योंकि अमरबेल ऐसे पादप हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं परजीवी। यानी अमरबेल क्या हुआ बेटा? परजीवी। और आम का पेड़ क्या हुआ बेटा? परपोषी। और जिस प्रणाली से अमरबेल अपना पोषण ले रहा है उसे क्या कहेंगे बेटा? विषम पोषी। सिंपल सा है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये टॉपिक भी कवर हो जाता है कि विषम पोषी प्रणाली परपोषी में क्या फर्क है। विषम पोषी बेटा एक प्रणाली है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु या पौधा दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, चाहे वो प्राप्त करे पौधे से, चाहे वो प्राप्त करे दूसरे जंतुओं से। परपोषी वो जीव कहलाता है जो अपना पोषण दूसरों को देता है और उसका भरण पोषण करता है, उसे हम कहते हैं परपोषी। परजीवी उस जीव को कहते हैं जो अपना पूरा पोषण दूसरों से लेता है, जिसकी वजह से जिससे वो पोषण ले रहा है उसको पोषण से वंचित कर देता है। अब कहते हैं क्या कि ये कहलाते हैं परजीवी। आपके आसपास में कुछ और भी परजीवी देखे हैं आपने? देखे हैं बेटा। आपके सिर में पाए जाने वाले जुएं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिर में है, पर सिर में होने वाले जुएं जो होती है बेटा वो भी परजीवी है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा पोषण हमारे शरीर से अवशोषित करते हैं। मच्छर भी बेटा अपना पूरा पोषण हमारे शरीर से अवशोषित कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनका पोषण हो पाता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? उदाहरण है परजीवी के। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए जो कि मैंने आपको बता दिया। पहेली जानना चाहती है कि क्या
हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक ऐसे जीव भी परजीवी कहलाते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूं खटमल की बेटा, तो खटमल होता है जो खाट के अंदर मल होता है, मतलब कि जीव होता है। और ये खटमल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर काट कर उसके जो खून है उसको चूसता है और इस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करता है। ऐसे बेटा आप बात करते हो मच्छर की, मस्त सूंड लेकर आते हैं, घुसा देते हैं और पूरा मस्त चूस कर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें खुजली भी होती है। ऐसे ही फिर बेटा जू भी है। सिर में आपने देखा होगा किसी के जू हो जाए तो खुजाता रहता है वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहां पर काटकर चूसना शुरू करता है तो वहां पर हमारे शरीर के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है कि भैया तुम्हें यहां पर कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हम खुजाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा? परजीवी। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अच्छा, जंतुओं को ही खा जाते हैं। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं और वो जंतुओं को खा जाते हैं। जंतु का मतलब ये नहीं कि वो मतलब हिरन को खा जाते हैं। ऐसे पौधे नहीं है कि हिरन को खा जाए, और होंगे भी तो उनके बारे में मुझे नहीं पता बेटा। तो मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो कीटों को खाते हैं, ठीक है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे मूवी में, खासकर की जो फॉरेन की मूवियां होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो जंतुओं का खून चूस लेते हैं। तो होते होंगे, ऐसी कुछ बातें दिखाई जाती है वहां पर रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा है। शायद हो सकता है आपने भी रियल लाइफ में तो ना देखा हो, मूवीज में हमने देखा है जरूर। तो कहते हैं क्या कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उनके अंदर का जूस को पचा लेते हैं और अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? बिल्कुल, ये अचंभा कर देने वाला विषय है बेटा। यानी आपको सोचकर आप खुद दंग रह गए होंगे, क्या सच में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाए? ये तो हमें पता है भैया, शेर दूसरे जीव को खा जाता है। हम जैसे बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, बीफ, पॉर्क, मछलियां, ये सब खा लेते हैं। हम ऐसे जीव हैं जो दूसरों को खा लेते हैं। पौधे भी, सच में क्या पौधे भी दूसरे जीवों को खा लेते हैं? बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते बेटा जो दूसरे पौधों को और अवशोषित कर लेते हैं, दूसरे पौधे के जूस को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे कि हमने अमेरबिल पढ़ा था। और कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं बेटा जो जीव को पचा लेते हैं। तो ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जैसा कि यहां पर आपको चित्र दिख रहा है बेटा, यह है बेटा आपका पिचर प्लांट। पिचर क्यों बोलते हैं? पिचर का मतलब था घड़ा, और ये घड़े जैसी संरचना दिख रही होगी आपको। तो ये है बेटा पिचर प्लांट। ये घड़े के समान ढक्कन वाली एक संरचना होती है। इसमें से बहुत ही मनमोहक खुशबू निकलती है। उस खुशबू के कारण यहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं, छोटे छोटे कीट, जैसे कि मकड़ियाँ, जैसे कि चींटियाँ, या फिर छिपकलियाँ, या फिर आप कह सकते हो कि मक्खियाँ, या जो भी और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि मेंढक, छोटे मेंढक। तो ये सब क्या होते हैं, मतलब उनको जो खुशबू लगती है तो वो सोचते हैं कि कुछ खाने का सामान है यहाँ पर, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर है बेटा ढक्कन, दिख रहा होगा आपको। ये ढक्कन इसके ऊपर कवर हो जाता है, ढक जाता है, और ढकते ही बस जो चीज अंदर गई वो फंस कर रह जाती है। फिर इसके अंदर ना बहुत अच्छा जो है ना डाइजेस्टिव जूस होता है बेटा, पाचक रस होता है, जो उन जीवों को पचा लेता है और पचाने के बाद अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से ये वो पौधा है बेटा जो दूसरे कीटों को अवशोषित कर लेता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि इसे हम कहते हैं घटपर्णी, जो घड़े के समान दिखाई देने वाली एक संरचना है। वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। ऐसा कोई यहां पर घड़ा नहीं होता, उसकी पत्तियां ही ऐसी बन जाती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसी बेटा संरचना होती है, जो नीचे की ओर जाता है और ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी रहते हैं, यानी नीचे की तरफ ढक्कन ऐसे कुछ रहता है, जैसे हमारे जग के ढक्कन होते हैं बेटा पानी वाले। अब जैसे ही कोई कीट उसके अंदर जाता है बेटा, तो उसके जो रोम होते हैं उनसे वो टकराता है। टकराते ही जो पौधा है उसके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है और फट से वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है। वही चीज यहां कह रहा है कि जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के जो छोटे छोटे रोम होते हैं बेटा, उसमें के बीच में वो फंस जाता है, उससे संवेदना उत्पन्न होती है और घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों को पचा लेता है। कीटों का भक्षण करने के बाद जो रस होता है वो अवशोषित हो जाता है, और ऐसे जीवों को बेटा कहते हैं हम कीट भक्षी। क्या कहते हैं बेटा? कीट भक्षी। कीट भक्षी वो जीव होते हैं, सॉरी वो जीव कह रहा हूं, वो पादप होते हैं कीट भक्षी पादप, जो कीटों को खाते हैं। कीट भक्षी अगर बोला, मैंने पादप नहीं लगाया, तो उसमें बेटा आप मेंढक डाल सकते हो, मेंढक कीटों को खा लेते हैं बेटा। आप उसमें जो है वो मकड़ी भी डाल सकते हो, छिपकली डाल सकते हो, गिरगिट डाल सकते हो, ये सब कीट भक्षी हैं।
ये सब कीटों को खाते हैं। कीटों मतलब छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया कीट भक्षी पादप, तो मतलब आपको वो नाम बताना है जिसमें हम सिर्फ पौधों की बात करेंगे और वो कीटों को खाते होंगे। तो ऐसे ही बेटा हमारे पास ये है घटपर्णी। उसके बाद है बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद ये है सनड्यू कीट भक्षी। ठीक है, सनड्यू कीट भक्षी भी ऐसा ही है। ये पादपों के कुछ ऐसे उदाहरण है बेटा जो कीट भक्षी के कैटेगरी में आते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसी संरचना होती है उसकी। ठीक है, उसके ना ऐसे होती है, उसके ऐसे मतलब संरचना होती है। तो इस संरचना के अंदर क्या होता है, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे रोम होते हैं बेटा, छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना होती है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना होती है। जैसे ही कोई भी कीट इसमें जाता है, खुशबू इसमें से भी निकलती है और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको चाटने के चक्कर में वो लोग वहां पर जाते हैं। जैसे कि कोई मक्खी या कोई भी दूसरा जीव वहां पर जाता है, जैसे ही वो उनके अलग अलग जो वहां पर रोम होते हैं बेटा, बाल जैसी संरचना, उससे 3 बार टकराते हैं। 3 बार टकराते हैं, उनके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है और फट देसी वो ऐसे करके बंद कर लेते हैं। मुट्ठी बंद हो गई। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, अपने पत्तों को क्लोज कर लेते हैं। अब जो जीव इसके अंदर गया वो तो फंस गया। अब इसके अंदर क्या होता है, पाचक रस जो उन जीवों को पचा लेता है। लगभग हफ्ते 15 दिन तक वो पौधे का पत्ता ऐसे बंद रहता है। तो इसीलिए पूरे पौधे में सिर्फ एक ही पत्ता थोड़ी होता है, हर एक पत्ता यही काम करता है। इसका काम हो गया, बंद कर लिया 15 दिन, ऐसे 15-20 दिन, जब तक वो पच नहीं जाता बेटा, ऐसे बंद रहता है। जैसे ही पच गया तो उसका जो मतलब बचा हुआ अवशेष होता है, यानी उसकी जो पपड़ी होती है, वो उसको बाहर फेंक देता है। फिर नया प्रोसेस शुरू। तो इसी तरीके से है। अब वो जो बेचारा भ्रमित हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो कीटों का भक्षण भला क्यों करता है भाई? वो भाई अच्छा खासा अपना भोजन वो मिट्टी से बना सकता है ना, फिर वो कीटों को क्यों परेशान करता है, कीटों को क्यों खाता है? सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है वैसे इसने। तो उत्तर भी जान लेते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे पौधों को वहां के वातावरण से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अन्य पोषक तत्वों के लिए दूसरे कीटों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां की जो मिट्टी होती है बेटा उतनी उपजाऊ नहीं होती है। साथ ही वहां की मिट्टी में बहुत सारा अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे पोषक तत्वों की वहां पर कमी होती है और पौधे अपना पोषण नहीं ले पाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा मृत जीवी के बारे में। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मृत से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो उन्हें मारते नहीं है, वो उनको मारते नहीं है, वो मरा हुआ जो पदार्थ वहां पड़ा हुआ है उससे अपना अवशोषण लेते हैं। जैसे बेटा सांप का छत्ता देखा होगा आपने, उम्मीद है कि आप इस वर्ड को जानते होंगे। सांप का छत्ता क्या होता है? सांप का छत्ता मैंने बोला, सांप का छत्ता क्या होता है? ऐसा कोई छत्ता नहीं होता जो सांप यूज करते हैं ना। सांप के छत्ते को बेटा आपने देखा होगा, मतलब जंगलों में या फिर गांव गए हो कभी तो आपने देखा होगा घास फूस में ऐसे कुछ छत्ते जैसी संरचना निकल जाती है, जिसे आप बेटा मशरूम के नाम से भी जानते हैं। वो मशरूम जो जंगली होते हैं उन्हें हम खा नहीं सकते, वो जहरीले भी होते हैं बेटा, याद रखेंगे, तो उनको नहीं खाना है। मशरूम जो खाने के लिए हमारे घरों में आता है बेटा, वो मशरूम उगाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, फार्मिंग की जाती है उसकी। उनको हम ऐसे नहीं कि जंगलों से उठाकर ले आते हैं, समझ रहे हो? जंगलों वाले जो छत्रक होते हैं या मशरूम होते हैं बेटा, उनको हम खा नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं क्या कि आपने छत्रक को बाजार में बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्ष की गली सड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों अथवा छाल अथवा और घास फूसों के ऊपर जो गुच्छे होते हैं उनमें वो देखे जाते हैं। आइए देखें कि ये जीवन यापन हेतु किस प्रकार से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, उन्हें यह पोषण कैसे मिलता है। बूझो बेचारा बार बार परेशान रहता है। बूझो जानना चाहता है कि क्या ये जीव अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो पौधों की तरह प्राप्त कर लेते हैं? नहीं। क्या वो कीट भक्षी की तरह प्राप्त करते हैं? नहीं। तो यही पूछना चाह रहा है कि वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, यह हरे पादपों के समान भी हरे नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल भी उपस्थित नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं दिखा सकते। तो बेचारे ये मजबूर हो जाते हैं कि गली सड़ी चीजों से अवशोषण ले। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यानी कि ना तो हमारी तरह उनका मुंह है जो कोई चीज बटोर कर लाए और खा ले, ना ही बेटा कीट भक्षियों की तरह उनके अंदर गुण है, ना ही पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे कि वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो बच जाता है आखिरी उम्मीद, गली सड़ी चीजों से अवशोषण लेना। तो ऐसे जीवों को या ऐसे पौधों को बेटा मृत जीवी कहते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। छत्रक के पैकेट में जो आपने देखा है बेटा, ऐसे छत्रक आपने देखे होंगे। ये तो खैर बहुत ही गंदा सा है, ऐसे खाने योग्य लग नहीं रहा ये, पर ऐसे छत्रक आपने देखे होंगे।
ये गली सड़ी वस्तुओं पर उग जाते हैं। क्रियाकलाप है, कहते हैं आप ब्रेड लीजिए या फिर कोई रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए, क्योंकि बेटा कभी भी जो ये आपको छत्रक जैसी संरचना है ये कवक के द्वारा होती है। ठीक है, कवक, इन्हें क्या कहते हैं? कवक। इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं बेटा? फंजाई। हिंदी में कहते हैं कवक और इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। फंजाई या कवक तभी उग पाते हैं जब उनको पोषण के लिए सभी चीजें मिले। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर पानी की कमी होगी तो बेटा फंजाई जल्दी नहीं उग पाएंगे। यही वजह होती है कि सूखी सब्जियां बेटा देर से खराब होती है और गीली सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। गीली सब्जियों में पानी की मात्रा होती है, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी दूसरे जीव जल्दी पनप पाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं सूखी सब्जियों की, तो सूखी सब्जियों के अंदर से पानी की मात्रा पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे जीव, इसीलिए उनको पनपने में थोड़ा समय लगता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि ऐसी क्रियाकलाप को करने के लिए आपको क्या करना है? ब्रेड का टुकड़ा लेना है, रोटी लेनी है, डबल रोटी लेनी है, जो आपको मन करता है बोल लो, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल दो, उसको भिगो दो। कहने का मतलब जैसे ही भिगो दिया आपने, उसको किसी भी घर के कोने में नम करके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। वही कह रहे हैं कि इसे नम करके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक इसके ऊपर कोई रोई जैसी संरचना ना दिखाई पड़े। वो रोई जैसी संरचना बेटा काली भी हो सकती है, भूरी हो सकती है, वो संरचना बेटा हरी भी हो सकती है। ये धब्बे किस रंग के हैं ये देख लीजिए। किसी आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस बेटा, जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उससे आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए और प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। अब आप देखेंगे कि आपको रुई जैसी या रुई के धागे जैसी संरचना वहां पर दिखाई पड़ेगी। ये जो संरचना दिखाई पड़ती है बेटा, इसे हम कहते हैं फंजाई यानी कि कवक। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण की विधि अन्य प्रकार के जंतुओं से, जीवों से थोड़ी सी अलग है। ये मृत अथवा विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों पर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और किसी तरीके से पाचक रस स्रावित करके उनको पचाकर अपना पोषण लेकर बढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि यहां पर जैसी आप संरचना देख पा रहे बेटा, ये एक ब्रेड लिया गया था, उसको नम करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि ये आपने नहीं किया, ये किया गया है। आप अपने घर पर कर सकते हो बेटा इस क्रियाकलाप को। और ब्रेड भी ले सकते हो, रोटी ले सकते हो। रोटी तो आसानी से मिल जाएगा, ले लो, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लो, उसमें थोड़ा पानी मिला और कटोरी में रख के किसी भी ऐसे कोने में रख दो जहां मम्मी ना पहुंच सके। मम्मी ने अगर देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, या तो अगर मम्मी को समझा दो कि हमारे यूट्यूब वाले सर ने ये बताया है या हमारे स्कूल के सर ने बताया है ऐसा करने के लिए, फिर मान जाएंगी। तो या फिर ये वीडियो आप दिखा सकते हो उनको कि मैंने ऐसा बोला है। तो इस तरीके से आपको ऐसी संरचना थोड़ी सी हरी हरी सी दिखाई देगी। ये बेटा कवक है, जिसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। ये पाचक रस स्रावित करते हैं और सड़ी गली चीजों को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जीवों के द्वारा या जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है या मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक यानी फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उग जाते हैं। यही वजह होती है बेटा कि आपकी मम्मियां जब कपड़ों को ट्रंक में, बेड में या फिर अलमीरा में रखती है तो छोटी सी सफेद कलर की गोलियों का इस्तेमाल करती है, जिसे वो कपूर की गोलियां बोलती हैं। शायद आपने नाम सुना हो बेटा। वैसे वो कपूर की गोलियां नहीं होती है, उसे कहते हैं नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो बेटा कवक को वृद्धि और विकास करने से रोकते हैं। वो उड़ते हैं, वाष्पीकृत होते हैं और एक तरीके की दवाई की तरह काम करते हैं बेटा, जहां पर वो क्या करते हैं, कवक को उगने से रोकते हैं। जैसे ही कवक बेटा अगर उग गया तो चमड़े वाली चीजें आपकी खराब कर देगा वो। तो वही कह रहे हैं क्या कि इन पदार्थों के ऊपर जो चमड़े वाली पदार्थ हैं, गीली चीजें हैं, जहां से उनको पोषण मिल सकता है बेटा, वो वहां पर उन स्थानों पर उग जाते हैं। और वो नम होनी चाहिए, थोड़ी सी उष्ण होनी चाहिए। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी गई है। वो तो बात सही है, क्योंकि उनको मुख्यतः नमी चाहिए। जिन चीजों पर नमी नहीं है वहां पर भी नमी अगर पहुंच जाए बेटा तो आपके कवक वहीं उगने लग जाते हैं। आप कहोगे सर ये कवक छुपे होते हैं क्या, अचानक से उगने लग जाते हैं? कवक हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह फैले होते हैं। बस उनको वृद्धि और विकास करने के लिए सही माहौल की आवश्यकता होती है। वही कह रहा है यहाँ पर कि ये हर जगह होते हैं। वर्षा ऋतु में ये जो है बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि उनको पोषक तत्व जो चाहिए वो मिल जाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ पर लग सकते हैं, उनको खराब कर सकते हैं। वही कह रहा है पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते थे जो चमड़े के थे, जिसे वह विशेष अवसरों पर पहनती थी। अमूमन नहीं पहनती थी, विशेष अवसरों पर, इसलिए पहनकर आती थी, धोती थी और रख देती थी अलमारी में। कई दिनों तक उसने रखा छोड़ दिया और जब वर्षा ऋतु में उसने देखा तो उसके जूते खराब हो चुके थे, क्योंकि उस पर लग गए थे कवक।
कवक से उस पर धब्बे जैसी संरचना हो जाती है, जिससे बेटा ऐसी चीजें जो है खराब हो जाती है। तो कवक जो है वो वर्षा ऋतु में बहुत तेजी से फैलते हैं। वही कह रहा है, सामान्य कवकों के बीजाणु हवा में हर जगह उपस्थित होते हैं। जब इनको उचित जगह मिल जाती है, उचित परिस्थिति मिल जाती है, पोषण मिल जाता है, तो वहीं पर बेटा उगकर अंकुरित होने लग जाते हैं और नए कवकों को जन्म देते हैं, जिससे कि कवक का परिवार तैयार होता है और बहुत सारे कवक हो जाते हैं, जिससे हमारी जो चीजें होती वो खराब हो जाती है। बूझो को याद है कि उसके दादा निजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवकों द्वारा नष्ट कर दी गई थी या कवकों द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग का कारण भी बनते हैं। बिल्कुल सही बेटा, आपने देखा होगा खुजली की प्रॉब्लम होती है, हमें दाद हो जाता है, जिसका ऐड आपने देखा होगा, रिंग गार्ड लगाए दाद भगाए। तो बेटा ये एक तरीके की कवक से होने वाली परेशानी है। तो आप समझ सकते हो कि कवक जो है पोषण प्राप्त करने के लिए किसी बात तक जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसी अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक ऐसे भी हैं जो मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का हम उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं, तो उनके बारे में अब हम जानेंगे। कुछ ऐसे भी जीव है बेटा जो एक दूसरों पर आधारित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मेरे पोषण के लिए मैं आप पर निर्भर रहूं और आपके पोषण के लिए आप मेरे ऊपर निर्भर रहें। तो ऐसे जीवों को जो इस तरह के संबंध दिखाते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध, यानी ऐसा संबंध जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव के साथ रहता है, अपने आवास, पोषण तथा अन्य तत्वों को आपस में बांटता है। ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कवक वृक्षों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व मुहैया कराते हैं, यानी कि उनकी सहायता करते हैं। यानी कवक क्या करते हैं? उनके जड़ों में रहते हैं और कवक क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, और बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व जो है अवशोषण से मिलता है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। समझ में आ गया? दोबारा बताता हूं। कह रहा है क्या कि कवक जो है वो वृक्ष की जड़ों में भी पाया जाता है। जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो कवकों को पोषण देती है। कवक जो है वहां पर अपना वृद्धि और विकास करते हैं और वृद्धि विकास करने के बाद बच्चों वो कवक जो है वो वृक्षों को क्या देते हैं? जल, यानी कि जो जल मुहैया कराते हैं और साथ ही बेटा पोषक भी मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो इन सब में वो सहायता करते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि उनके अवशोषण में सहायता करते हैं, यानी कि अगर कवक ना हो तो जल का आसानी से बेटा अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो ये बात याद रखें कि कवक कहीं ना कहीं सहायता करते हैं अन्य पदार्थों के अवशोषण में पौधों की। कहते हैं क्या लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन मतलब एक समूह कह सकते हैं आप। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। उनमें से एक होता है बेटा शैवाल तथा दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन बेटा? कवक। क्योंकि कवक जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है। वहीं पर हमने पढ़ा कि जो शैवाल है उनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। लिखा हुआ है ना, देखो, शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल क्लोरोफिल रखता है अपने पास, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक के पास नहीं होता। तो कवक जो है बाकी कच्चा पदार्थ शैवाल को मुहैया कराता है और शैवाल बना हुआ भोज्य पदार्थ कवक को देता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या दिखा रहे बेटा? क्या दिखा रहे? सहजीवी संबंध। चलिए अब हम बात करेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, यानी मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो कैसे आते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में या उनके लॉन में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? वही लिखा है ना, टॉपिक क्या है? मृदा में पोषकों को पुनः डालना या पोषकों की पुनः पूर्ति करना। अब देखो, आपने देखा है कि लगातार किसी भी खेत में बेटा एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाएं या फिर पौधे लगाए जाएं, तो जितना भी पोषक तत्व था उस खेत के अंदर वो सब तो पौधे अवशोषित कर लेंगे। और जैसे ही वो पौधे अवशोषित कर लेंगे उन पोषक तत्वों को, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी से खाली हो जाएगा। फिर दूसरे पौधे अगर आप लगाओगे तो उनको पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं, वो पौधे लगेंगे ही नहीं, मर जाएंगे बार बार।
तो वही कह रहे हैं क्या कि उनके पोषक तत्वों को दोबारा पूर्ति तो करनी पड़ती है। तो वही कह रहे हैं क्या कि उसके लिए हम क्या करते हैं, बगीचों में या फिर गमलों में या फिर खेतों में बेटा खाद या उर्वरक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि मृदा के पोषक तत्व तो पेड़ पौधे ले लेते हैं, तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उर्वरक और खाद मिलाना पड़ता है। खाद बेटा गली सड़ी चीजों से तैयार किया जाता है, उर्वरक जो है बेटा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्वों को जो उपस्थित होते हैं उनको अवशोषित करते हैं, यानी जो भी पोषक तत्व मृदा में होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। अतः मृदा इनकी मात्रा लगातार जो है मृदा में कम होती रहती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिन्हें बेटा इन शॉर्ट हम एनपीके कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीके। याद रहेगा, एन का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन, पी का मतलब क्या हो गया? फास्फोरस, के का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। तो एनपीके नाम से भी जाना जाता है। तो एनपीके ये उनमें मिलाया जाता है। पादपों को लगातार जो है इन सब चीजों की जरूरत होती है और वो यह उपयोग करते रहते हैं, जिससे कि मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए हमें उनमें यानी कि जो पौधों के जो विभिन्न परिसर है, जिसमें आपने बोला खेत, जिसे आपने बोला बगान, या कह सकते हो आप गमला, इन सब में हमें उन्हें मिलाना पड़ता है, यानी कि उर्वरक और खाद को। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वैसे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन को जल के द्वारा अवशोषित करना होता है। अब कुछ ऐसे जीवाणु भी है जिन्हें राइजोबियम कहते हैं बेटा, जो फलीदार सब्जियों की जड़ों में पाया जाता है। वो नाइट्रोजन को जो वातावरण में अवशोषित करके उनको मिट्टी में नाइट्रोजीनियस पदार्थ बनाकर मिला देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वो अपने भोजन को कहां से लेते हैं बेटा? जिन पौधों की जड़ों में वो पाए जाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। उनको नाइट्रोजन देते हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं? पोषक तत्व लेते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है, इसीलिए जो भी दाल है बेटा वो नाइट्रोजन ज्यादा अपने अंदर अवशोषित करते हैं और इससे हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन अच्छा बनाते हैं। तो प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, हमें पता है ये। तो राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करने का कार्य जो है पादप करते हैं, सह संबंध दिखाते हैं, यानी सहजीवी संबंध दिखाते हैं और इस बात से को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहे। तो वही है, किसानों के लिए इनका अपना महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जीव या छोटे छोटे जो जीवाणु है बेटा वो पाए जाते हैं। यदि ये नहीं होते, यही नहीं, दाल की फसलों को उगाने के बाद अन्य फसलों की उर्वरता की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इस पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने जाना कि ज़्यादातर पौधे जो हैं वो स्वपोषी हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पौधे हैं बेटा जो विषमपोषी हैं, जो परजीवी मृतजीवी प्रणाली में आते हैं। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं और विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किए जाते हैं। उसके बाद हमने बेटा कीट भक्षियों के बारे में भी जाना। तो अब तक हमने ये सारी बातें सीखी। एक बार मैं इसके जो कीवर्ड है उनको समझा दूं। सबसे पहले आता है स्वपोषी क्या है, स्वपोषी किन्हें कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो स्वपोषी क्या है? स्वपोषी मतलब एक ऐसा पोषण जो कोई भी जीवाणु या फिर पिटा पौधे या फिर कोई भी जीव अपना पोषण खुद ले लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल हरे प्रकार का हरित लवक जिसे कहते हैं पदार्थ होता है जो पत्तों में पाया जाता है पौधों की। हमारे शरीर में नहीं होता, इसीलिए हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखा पाते हैं।
विषमपोषी वो पोषण की प्रणाली है जिसमें कोई भी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर, दूसरे जीवों पर आधारित होता है। परपोषी, परपोषी ऐसे पौधों को, ऐसे जीवों को कहते हैं या कहा जाता है जो अपना पोषण दूसरों को दे देते हो, उन्हें हम कहते हैं परपोषी, यानी दूसरों का पोषण करना। कीटभक्षी पादप, ऐसे पादपों को कहा जाता है जो कीटों का भक्षण करते हैं अपने पोषण के लिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं या उगते हैं उन क्षेत्रों में बेटा अन्य पोषक तत्वों की कमी रहती है, जिनकी पूर्ति करने के लिए वो दूसरे कीटों पर निर्भर रहते हैं। पोषक, पोषक वो पदार्थ होते हैं जिनसे हमारा पोषण होता है, जैसे वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। परजीवी, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है जो अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं, जैसे कि मच्छर, खटमल, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परजीवी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विभिन्न खनिज लवकों की, पौधों के द्वारा अवशोषित की गई जल से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, यानी इन सभी से वो तैयार होता है क्या? उनका खाना, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मृतजीवी जो अपना भोजन मृत जीवों से लेते हैं। रंध्र, पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। सहजीवी संबंध, ऐसे जीवों को सहजीवी संबंध कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। कोई भोजन बनाता है तो कोई भोजन बनाने के लिए पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है, जैसे मम्मी और पापा। मम्मी खाना बनाती है तो पापा जो है वो लाते हैं, तो पोषक तत्व। कवक, ऐसे जीव हैं जो बेटा मृत जीवी हैं, जो गली सड़ी चीजों पर उग जाते हैं, वहां से अपना पोषण प्राप्त करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेटा, अच्छा खासा जो समय है यहाँ पर वो हमने इस चैप्टर को दिया। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी और समझी, और कहीं ना कहीं हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पोषण के लिए पौधे दूसरे जीवों पर भी निर्भर करते हैं, खुद भी बनाते हैं। ज्यादातर पौधे स्वपोषी पोषण दिखाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो मृतजीवी, कुछ ऐसे भी हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।